हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपना क्या चल रहा था, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स चल रहा था। तो वहाँ तक अपन ने देख लिया था कि जब श्रोडिंगर इक्वेशन अपन सॉल्व करते हैं किसके लिए, एक आपका डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल है। क्या है? एक आपका डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल है। और ये किसकी तरह बिहेव करता है? ये बिहेव करता है आपका एक रिजिड रोटेटर की तरह, रिजिड रोटर की तरह। तो इसकी वजह से अपन ने क्या किया था, एनर्जी कैलकुलेट की थी ई आर इक्वल टू क्या किया था, एच कट स्क्वायर ओवर 2i जे इंटू जे प्लस वन। क्योंकि बीटा की वैल्यू क्या थी आपकी, जे इंटू जे प्लस वन अपन ने ली थी, सॉल्व किया था जब। और बीटा क्या था आपका, बीटा था आपका 2i ई ओवर एच कट स्क्वायर। तो ये आपकी रोटेशन एनर्जी लेवल की क्या थी, एनर्जी थी। ठीक है। अब क्या है कि जो डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल है, क्या है, जो आपका डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल है उसके अपन देखेंगे रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, घूर्णी ऊर्जा स्तर। तो देखिए टॉपिक जो है आपका वो है रोटेशनल एनर्जी लेवल्स ऑफ ए डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी कि रिजिड रोटेटर की बात कर रहे हैं सीधी सादी। तो यहां से अपन ने क्या देख लिया था कि एनर्जी कितनी है, एच कट स्क्वायर ओवर 2i जे इंटू जे प्लस वन। ठीक है। जहां पे डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल किसकी तरह बिहेव कर रहा है, रिजिड रोटेटर की तरह क्या कर रहा है, वो बिहेव कर रहा है। अर्थात इस रिजिड रोटेटर में क्या था आपका, क्या आपका एक परमाणु है, सॉरी दो परमाणु हैं, एक M1 है एक M2 है, और दोनों क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये R क्या है, इन दोनों की बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई। तो अपन ने देखा था ये किस पे डिपेंड कर रहा था, आपकी एनर्जी का मान I पे और J पे। तो अब क्या है कि जो रोटेशनल एनर्जी लेवल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सीधा सीधा J पे। J क्या है यहाँ पे, J है यहाँ पे रोटेशनल क्वांटम नंबर। क्या है, रोटेशनल क्वांटम नंबर, जिसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 1 2 3 वगैरह वगैरह, सो ऑन। याद रखना ये कोणीय संवेग नहीं है अभी, ये यहाँ पे एक आपकी घूर्णन क्वांटम संख्या है जो अणुओं में एक स्तर से दूसरे स्तर पे जब अपन ट्रांसमिशन करते हैं तो उससे जो उत्पन्न होती है घूर्णन क्वांटम संख्या, उससे कहते हैं। ठीक है। तो आप एनर्जी को कैसे डिफाइन कर सकते हो, रोटेशनल एनर्जी फॉर ए डायटोमिक मॉलिक्यूल कैसे डिफाइन कर सकते हो, रोटेशनल एनर्जी, इसके लिए क्या हो जाएगी, ई जे इक्वल टू एच कट स्क्वायर ओवर 2i जे इंटू जे प्लस वन। जहां जे क्या है आपका घूर्णन क्वांटम संख्या है जिसका वैल्यू करता है 0 से वेरी करता रहता है। तो अगर अपन जे के डिफरेंट मानों के लिए देखते हैं, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ जे, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ जे, क्या होगा, अगर जे इक्वल टू 0 रखता हूं तो ये जो एनर्जी है वो कितनी होगी, वो हो जाएगी आपके, देख लो 0 इंटू 0 प्लस वन यानी कि 0, क्या हो जाएगी आपकी E इक्वल टू 0, और इसको क्या नाम दे रहा हूं मैं, E0 इक्वल टू 0 के इक्वल में इसको नाम दे रहा हूं। इसी प्रकार J इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा, E1 इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 यानी कि एच कट स्क्वायर ओवर 2i, और 2 से 2 क्या कर दो आप, कैंसल आउट कर सकते हो। इसी प्रकार J इक्वल टू 2 पे क्या बनेगा, E2 इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे 2 इंटू 3 आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 3
एच कट स्क्वायर ओवर आई। ऐसी जे इक्वल टू 3 पर देख लो, E3 इक्वल टू 5 एच कट स्क्वायर ओवर 6 एच कट स्क्वायर ओवर आई। ये क्या मिलते चले जाएंगे, आपको एनर्जी लेवल्स की वैल्यू मिलती चली जाएगी। किसके लिए है ये? एक डायटोमिक मॉलिक्यूल के। अब चूंकि अपने को पता है क्या कि क्वांटम फिजिक्स में क्वांटम फिजिक्स में एनर्जी की वैल्यू अपन कभी भी जीरो नहीं लेते हैं, ये आपको पता है। क्या है कि क्वांटम मैकेनिक्स में एनर्जी की वैल्यू बिल्कुल जीरो नहीं लेते हैं। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले को क्या कर देंगे, कैंसल आउट या ड्रॉप कर देंगे। समझ रहे हो? तो आपकी जो मिनिमम एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी, वो अब ये ना रहकर कितनी होगी, एच कट स्क्वायर ओवर आई के बराबर। या जो मिनिमम एनर्जी होगी वो जे इक्वल टू 0 पे प्राप्त ना होकर किस पे होगी, जे इक्वल टू 1 पर। उसकी वैल्यू क्या होगी, एच कट स्क्वायर ओवर आई। एक तरह से आपका ये बोल सकते हो। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं किन्हीं दो अल्टरनेट या कंजुगेटिव एनर्जी लेवल्स के बीच का क्या देखता हूँ, डिफरेंस देखता हूँ। क्या देख रहा हूँ मैं, किन्हीं दो क्रमागत ऊर्जा स्तरों का अंतर। क्या कर रहा हूँ मैं, किन्हीं दो क्रमागत ऊर्जा स्तरों के ऊर्जा अंतराल का वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ। यानी कि क्या कर रहा हूँ मैं, डेल ई कैलकुलेट कर रहा हूँ। और वो कैसे होगा, ईजे पता है आपको, तो आपको क्या करना है, ईजे प्लस 1। अच्छा, अपने को पता है जे वैल्यू स्टार्ट है, तो इसका अगला स्टेप क्या होगा, जे प्लस 1, जे प्लस 2। तो मैं क्या देख रहा हूँ, ईजे और ईजे प्लस 1 वैल्यूज के बीच का डिफरेंस देख रहा हूँ कि वो कितना आता है। तो ईजे प्लस 1 माइनस कितना आएगा, ईजे। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ईजे प्लस 2 माइनस ईजे प्लस 1, या ईजे प्लस 3 माइनस ईजे प्लस 2। तो अपन क्या कर रहे हैं, ये वाली वैल्यू देख रहे हैं। ठीक है, डेल ई इक्वल टू ईजे प्लस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताना, जे की जगह जे प्लस 1 पुट कर दो। ठीक है, क्या आएगा, एच कट स्क्वायर ओवर 2i जे प्लस 1, और ये क्या बन जाएगा, जे प्लस 2। जे की जगह जे प्लस 1 करना है ना, तो जे प्लस 1, जे प्लस 1 प्लस 1 पहले से ही है, तो जे प्लस 2। ये क्या बन जाएगा, जे प्लस 1 जे प्लस 2 माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ईजे का वैल्यू तो दिया हुआ है, एच कट स्क्वायर ओवर 2i जे इंटू जे प्लस। तो यहाँ से क्या देखो, कॉमन आ रहा है एच कट स्क्वायर ओवर 2i, तो ये क्या कर लो आप, कॉमन ले लो। कॉमन ले लिया एच कट स्क्वायर ओवर 2i, क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बनेगा, जे स्क्वायर प्लस 3j प्लस 2, मल्टीप्लाई करके देख लेना। माइनस ये क्या बनेगा, जे स्क्वायर माइनस जे, क्योंकि माइनस पहले से ही है तो ये माइनस है। क्या मिलेगा आपको, एच कट स्क्वायर ओवर 2i डेल ई इक्वल टू, देखो जे स्क्वायर से जे स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 3j में से एक जे गया तो कितना बचेगा, 2j प्लस 2। और क्या लिख सकते हैं इसको, एच कट स्क्वायर ओवर 2i, इसमें से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लिया तो j प्लस 1। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचेगा आपका जो डेल ई है वो क्या बचेगा, एच कट स्क्वायर ओवर आई जे इंटू जे प्लस जे प्लस 1। ये क्या है कि ये किन्हीं दो क्रमागत ऊर्जा अंतरालों या ऊर्जाओं के मध्य ऊर्जा अंतराल का मान है, कितना है, डेल स्क्वायर इक्वल टू एच कट स्क्वायर ओवर आई जे प्लस 1 के बराबर। ठीक है, तो देखिए जैसे जैसे जे का मान मैं बढ़ाता जाऊंगा,
जैसे जैसे मैं J का मान बढ़ाता जाऊंगा ऊर्जा अंतराल का वैल्यू बढ़ता जाएगा। J इक्वल टू 1 रखो तो 2h कट स्क्वायर ओवर I, 3 रखेंगे तो 3h कट स्क्वायर ओवर I, 4 रखेंगे तो 4h कट स्क्वायर ओवर I, मतलब सॉरी +1 ऐड होके और ये आ जाएगा। तो ऊर्जा अंतराल क्या रहेगा कि जैसे जैसे J का वैल्यू यानी कि घूर्णन क्वांटम संख्या या घूर्णन ऊर्जा स्तरों का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो दो क्रमागत घूर्णन ऊर्जा स्तरों के मध्य अंतराल भी बढ़ता जाएगा। तो ये लगभग मान लो आप, ये कितना है E0 है, जो कि वैल्यू है कितनी 0 है। फिर है E1 इक्वल टू h कट स्क्वायर ओवर I। फिर है E2 इक्वल टू 3h कट स्क्वायर ओवर I। फिर है E3 इक्वल टू 6h कट स्क्वायर ओवर I। फिर है आपका E4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर कैलकुलेट करता हूँ तो 4 × 5 to 10, 10h कट स्क्वायर ओवर I। और कर दो, और वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी डेली, यहाँ पे लिख देता हूँ ये, इसको आप ऐसे मानो, ये देखो ये गैप कम है, ये बड़ा और बढ़ गया और बढ़ गया और ये चला जाएगा यहाँ पे जो भी होगा E5 15h कट स्क्वायर ओवर I के सब। तो ये जो गैप है ये क्या होगा, लगातार इंक्रीज होता जाएगा, ये वाला गैप यहाँ से देख लो, ठीक है। और ये जो गैप है अगर मैं देखता हूं तो किसके ऑर्डर में आ रहा है, लगभग h कट स्क्वायर I के ओवर में आ रहा है। किसके ऑर्डर में आ रहा है, ऑर्डर कितना है इसका, लगभग h कट स्क्वायर ओवर I। तो जब आप किसी भी मॉलिक्यूल के लिए इसका वैल्यू कैलकुलेट करोगे, h का वैल्यू आपको पता है, I आपको कोई भी मॉलिक्यूल होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो डायरेक्ट एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। तो ये लगभग आता है 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल, और जो कि कितना किस रेंज में आ गया अपना रोटेशनल एनर्जी लेवल के लिए तो है ही है, लेकिन रेंज कौन सी आ गई, क्षेत्र कौन सा आ गया, फील्ड कौन सा आ गया, ये आ गया आपका एक्सट्रीम इंफ्रारेड रीजन, ठीक है। किस में आ गया, ये एक्सट्रीम इंफ्रारेड रीजन में आपका इसका वैल्यू आ गया। तो ये था रोटेशनल एनर्जी लेवल्स ऑफ ए डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। अगला टॉपिक है, यहाँ फिर अपन रोटेशनल को ख़त्म करके फिर अपन वाइब्रेशनल पे चले जाएंगे, ठीक है। तो अगला टॉपिक है रोटेशनल स्पेक्ट्रम। देखिए क्या है, रोटेशनल स्पेक्ट्रम। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रम में क्या है, अपन जानते हैं क्या कि आपके पास एक रिजिड रोटेटर है। रिजिड रोटेटर क्या होता है, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। डायएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है कि आपके दो परमाणु हैं जो सेपरेटेड है एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे, ठीक है। उसकी हेल्प से अपन ने एनर्जी भी कैलकुलेट कर ली थी। तो क्या है कि जो इसका आपका ये जो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है M1 M2, तो इनको मिलाने वाली रेखा के जो लंबवत आपका परपेंडिकुलर एक्सिस होता है और इसके जो सेंटर ऑफ मास से क्रॉस करता है उसके सापेक्ष घूर्णन करने से क्या होता है, इसके घूर्णन ऊर्जा स्तर आते हैं। क्या आते हैं, इसके रोटेशनल एनर्जी लेवल्स आते हैं। अब घूर्णन ऊर्जा स्तर है तो क्या हो रहा है कि लोअर से सपोज करना वो कहाँ जा रहा है, हायर में। लोअर से कहाँ जा रहा है, वो हायर में। तो लोअर से हायर जाने में क्या होगा, आपका अब्जॉर्प्शन होगा यानी कि अवशोषण होगा किसी भी फोटोन का वगैरह का। तो लोअर से अब जो हायर में जा रहे हैं यानी जो मॉलिक्यूल है वो क्या कर रहा है, फोटोन का अब्जॉर्प्शन कर रहा है यानी
मैग्नेटिक रेडिएशन से क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है विद्युत चुंबकीय विकिरणों से। देखिए ये आपका लोअर है लेवल और ये है आपका हायर लेवल। अपने को पता है लोअर से हायर में जाना है तो एनर्जी की जरूरत है, और एनर्जी कौन प्रदान करेगा, इसको कौन देगा, फोटोन। और फोटोन क्या है, लाइट का पार्ट है, और लाइट क्या है आपकी विद्युत चुंबकीय विकिरण, यानी कि क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो यहां से लोअर से हायर में कौन जा रहा है, मॉलिक्यूल जा रहा है। लोअर से हायर में कौन जा रहा है, मॉलिक्यूल जा रहा है। तो क्या होगा कि जो ये मॉलिक्यूल है वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा, इंटरेक्ट करेगा, और कहाँ चला जाएगा, लोअर से हायर में चला जाएगा। यानी कि क्या हो रहा है उसका, एक तरह से बोले तो एक लेवल से वन लेवल टू अनदर लेवल, दूसरे लेवल पे उसका क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है। क्या हो रहा है, उसका ट्रांसमिशन हो रहा है। और ट्रांसमिशन से अपने को क्या मिलेंगी, स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी। क्या मिलेंगी अपने को, स्पेक्ट्रल लाइंस। और स्पेक्ट्रल लाइंस ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसके घूर्णन से हो रही है, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो, रोटेशनल स्पेक्ट्रम को। ठीक है, तो क्या है कि आपका जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है उसके रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में होने वाला जो ट्रांसमिशन है उससे अपने को क्या प्राप्त होता है, रोटेशनल स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। और ये अपन जानते हैं किस रेंज में कार्य करता है, फार इंफ्रारेड से, फार इंफ्रारेड रीजन में काम करता है। मैंने आपको बताया था एक रीजन और है, यही माइक्रोवेव। वेवलेंथ रहती है इसकी 0.1 mm टू 1 सेंटीमीटर वेवलेंथ रेंज। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन कैसे दोगे आप, एक तो इस तरह से समझा सकते हो, दूसरे कैसे समझा सकते हो कि आपके पास जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है उसके पास क्या है, वो क्या है, एक आपका पोलर एटम है, जो आपका पोलर मॉलिक्यूल है। जो आपका डायटोमिक मॉलिक्यूल है या रिजिड रोटेटर है वो क्या है, एक आपका पोलर मॉलिक्यूल है। तो याद करिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म विद्युत चुंबकीय बुक फर्स्ट ईयर की चैप्टर नंबर आई थिंक 2, जिसमें मैंने आपको पोलर एटम, नॉन पोलर एटम वगैरह के बारे में बताया था, पोलराइजेशन के बारे में बताया था। तो पोलर मॉलिक्यूल कौन होते हैं, जिनमें रहता है परमानेंट डाइपोल मूवमेंट या परमानेंट डाइपोल, और डाइपोल की वजह से क्या आता है, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, डायटोमिक मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल ले रहे हैं अपन यहाँ, और कौन सा होता है उनमें, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट उनमें होता है। जिससे क्या होता है कि ये जो परमानेंट डाइपोल मूवमेंट वाले आपके मॉलिक्यूल है वो क्या करते हैं, लोअर से हायर में जाने के लिए या एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसमिशन के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट करने से क्या आती है, उसकी स्पेक्ट्रल लाइंस आती है। क्या होगा, ट्रांसमिशन होगा, स्पेक्ट्रल लाइन आएंगी, और इसी को बोलेंगे अपन रोटेशनल स्पेक्ट्रम, क्योंकि ये सब खेल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन दे सकते हो कि डाइपोल मूवमेंट या परमानेंट डाइपोल मूवमेंट वाले मॉलिक्यूल का डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, डिफरेंट रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में जो ट्रांसमिशन है उससे प्राप्त होने वाला स्पेक्ट्रम क्या है, आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रम है। और ये जरूरी नहीं है कि लोअर से हायर में ही होगा, हायर से लोअर में भी हो सकता है। हायर से लोअर में जाने के लिए क्या होगा, ये क्या करेगा, फोटोन का इमिशन करेगा। यहाँ अब्जॉर्प्शन कर लिया,
तो यहाँ क्या करेगा, इमिशन करेगा। ठीक है, तो ये आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रम यहाँ से प्राप्त होगा। और ये जो परमानेंट डाइपोल मूवमेंट है वो केवल क्या शो, कौन से वाले मॉलिक्यूल शो करते हैं, पोलर मॉलिक्यूल शो करते हैं। अगर आपको दिया है एग्जाम में कि क्या नॉन पोलर मॉलिक्यूल जिनमें डाइपोल मूवमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, क्या वो रोटेशनल स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस करते हैं, तो आपका सीधा जवाब होना चाहिए नहीं। अगर वन लाइनर क्वेश्चन आए क्या एक अध्रुवीय अणु घूर्णन ऊर्जा स्तर या घूर्णन स्पेक्ट्रम का, घूर्णन वनक्रम का निर्माण करते हैं, तो आपका जवाब आना चाहिए नहीं, ये नहीं करते हैं, केवल ये करते हैं जिनकी चार्ज, नेगेटिव चार्ज सेंटर और पॉजिटिव चार्ज सेंटर क्या हो, एक दूसरे से अलग अलग हो। ठीक है, तो यहां से तो प्राप्त हो गया अपने को रोटेशनल स्पेक्ट्रम। अब ये रोटेशनल स्पेक्ट्रम की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब क्या बोल दिया मैंने कि आपके पास एक लेवल ये है, एक लेवल ये है, ये EJ है और ये क्या है, EJ+1। ठीक है, अब क्या है, और एक है आपके पास EJ+1, ये EJ+। अब मुझे नहीं पता है, मैं हर बार जब देख रहा हूं कि उसका जो संक्रमण है मॉलिक्यूल का, वो EJ से सीधा किस में हो रहा है, EJ+2 में हो रहा है, EJ+1 में नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या है, एक सिलेक्शन रूल है जिसको वरन नियम भी बोलते हैं। सिलेक्शन रूल, इसको बोलते हैं अपन वरन नियम। ये सिलेक्शन रूल, वरन नियम क्या है कि जो आपके पोलर मॉलिक्यूल है उनमें परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होने के कारण भी वो क्या करते हैं, सभी ऊर्जा स्तरों में क्या करते हैं, सभी ऊर्जा स्तरों में संक्रमण नहीं करते हैं। ऑल ट्रांसमिशंस आर नॉट अलाउड। ऐसा नहीं कि सभी की सभी ट्रांसमिशन कर दी, किसी भी लेवल से किसी में जा रहा है, वो केवल क्या करते हैं, एक निश्चित फिक्स ट्रांसमिशन ही करते हैं। और इस फिक्स ट्रांसमिशन का वेरीफाई कौन करता है या कौन बताता है कि ये फिक्स ट्रांसमिशन कैसे होगा, वो बताता है आपका सिलेक्शन रूल या वरन नियम। तो क्या है कि एक घूर्णी अणु या कह सकते हैं एक रोटेशनल मॉलिक्यूल हर ऊर्जा स्तर, हर घूर्णन ऊर्जा स्तर में संक्रमण नहीं करता है, वो केवल एक फिक्स घूर्णन ऊर्जा स्तरों के मध्य ही संक्रमण करता है। और वो केवल एक आपका रोटेशनल या डायटोमिक मॉलिक्यूल केवल उन्हीं घूर्णन ऊर्जा स्तरों में संक्रमण करता है जहां घूर्णन क्वांटम संख्या का अंतर कितना हो, ±1 के बराबर हो। जैसे मैंने आपको बताया था जीमान इफेक्ट में 0 +1 -1 के लिए ही होगा, ऐसे ही यहाँ पे क्या है, डेल जे इक्वल टू +-1 ही आपका होगा। इसका मतलब है कि डेल जे इक्वल टू -1 का मतलब है कि इमिशन हो रहा है फोटोन का, और डेल जे इक्वल टू +1 का मतलब है फोटोन का क्या हो रहा है, अब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो इमिशन और अब्जॉर्प्शन आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो। तो सिलेक्शन रूल यही बताता है कि कौन से आपके ट्रांसमिशन अलाउड है और कौन से फॉरबिडन है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है इस पे। जनरली अपन क्या देखते हैं कि लोअर से हायर में जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन का, यानी कि एक रोटेशनल आपका स्पेक्ट्रम है। वो कैसा स्पेक्ट्रम है, एक आपका अब्जॉर्प्शन टाइप का स्पेक्ट्रम है। जो रोटेशनल स्पेक्ट्रम है वो किस टाइप का स्पेक्ट्रम है, अब्जॉर्प्शन टाइप का स्पेक्ट्रम है, यानी कि अवशोषित करने वाला स्पेक्ट्रम है। यानी कि कहाँ जाएगा वो, J से J+1 में। तो यहाँ देखना डेल जे का वैल्यू कितना है, +1 है, और J से J-1 क्या है, अंतर कितना है यहाँ पे, -1 के।
तो ये बता रहा है आपका अब्जॉर्प्शन और ये बता रहा है आपका इमिशन। ठीक है, तो देखते हैं J से J+1 में। वैसे तो मैंने अभी आपको बता दिया कितना आया था अपना डेल E इक्वल टू EJ+1 माइनस EJ का वैल्यू कितना आया था अभी, H कट स्क्वायर ओवर I J+1 डेल E का वैल्यू आया था नहीं आया था। और अपन जानते हैं कि यही क्या है आपका ऊर्जा अंतराल है कि इतना ऊर्जा अपने को चाहिए कि एक मॉलिक्यूल को एक लेवल से दूसरे लेवल में अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और रोटेशनल स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस करने के लिए। तो अब जो यहाँ से जो फोटोन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि क्या हो रहा है ये एक तरह से अब्जॉर्प्शन हो रहा है तो फोटोन चाहिए कि अपने को, तो फोटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी उसका वैल्यू अपन कैसे देखते हैं, E इक्वल टू कितना होता है H न्यू। तो डेल E का वैल्यू कितना आ जाएगा H डेल न्यू। तो डेल न्यू क्या आ जाएगी आपकी डेल E अपॉन H के बराबर। तो डेल न्यू इक्वल टू डेल E का वैल्यू कितना है H कट स्क्वायर ओवर I J+1 अपॉन H। सीधा मत काट देना, ये H कट है ये H है तो ये क्या हो जाएगा H कट अपन जानते हैं कितना होता है H अपॉन 2 पाई। तो यहाँ से देखेंगे तो क्या आएगा H स्क्वायर ओवर 2 पाई का होल स्क्वायर कितना हो गया 4 पाई स्क्वायर I H J+1। अब H से एक H काट लो, कितना बचेगा डेल न्यू का वैल्यू H ओवर 4 पाई स्क्वायर I J+1 के बराबर। ये क्या है आपका एक फोटोन की आवृत्ति है, या आपको इसको C के पाई स्क्वायर I J+1 के। ठीक है, अब यहां देखना एक होता है आपका Fj। क्या होता है आपका Fj? Fj को बोलते हैं अपन तरंग संख्या। Fj को क्या बोलते हैं अपन तरंग संख्या। और तरंग संख्या कैसे डिफाइन करते हो आप न्यू बार से। न्यू बार क्या होता है 1/λ। ये आपके बुक में से अगर पढ़ोगे तो यहाँ पे के बाद एक डिफाइन किया गया है B इक्वल टू H ओवर 4 पाई स्क्वायर I। इस प्रकार से आपका डिफाइन किया गया है, सॉरी I से। ये आपका एक कहलाता है रोटेशनल कांस्टेंट, जबकि अपन इस प्रकार से अपन नहीं लिखते हैं। फिर आपको दिया होगा म्यू इक्वल टू 2B J+1। इसको इसके रूप में डिफाइन कर दिया जहां B ये है। लेकिन ये क्या है इसको थोड़े मॉडिफाइड रूप में लिखते हैं। तो Fj होती है आपकी एक तरंग संख्या होती है रोटेशनल एनर्जी लेवल के लिए, जिसको न्यू बार से डिफाइन किया जाता है। उसका वैल्यू कितना होता है 1/λ। और अपन जानते हैं न्यू इक्वल टू क्या होता है C/λ। तो 1/λ कितना हो जाएगा न्यू अपॉन C। तो यहां से अगर देखें अपन न्यू बार इक्वल टू कितना आएगा न्यू अपॉन C। यही क्या है आपका न्यू बार है। और न्यू अपॉन C क्या है, इसमें C का वैल्यू का भाग देना है, यानी कि H ओवर 4 पाई स्क्वायर I C का डिवाइड किया J+1। अब आप लिख सकते हो या न्यू बार इक्वल टू 2B J+1 या सॉरी Fj, ये भी Fj, और यही क्या है आपका न्यू बार। तो यहाँ पे B क्या बन जाएगा अब आपका H ओवर 8 पाई स्क्वायर IC, जहाँ C प्रकाश का वेग, I मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, H प्लांक कांस्टेंट, और इसका जो B है इसको क्या बोलते हैं अपन रोटेशनल कांस्टेंट या घूर्णन नियतांक। और इसका जो मात्रक है वो कितना रहता है 1/सेकंड के बराबर। ठीक है, Fj कितना है आपका 2B J+1 के इक्वल। क्लियर। तो यहाँ से आप लेवल्स को डिफाइन कर सकते हो। याद रखना
आप जब भी गुणन ऊर्जा स्तर की बात करोगे तो सिलेक्शन रूल क्या होना चाहिए, जे प्लस डेल जे इक्वल टू प्लस माइनस 1। ऐसे नहीं करना है आपको कि जे इक्वल टू 1 है और यहाँ जे इक्वल टू 3 है तो पहुँचा दिया ऐसे सीधा। यहाँ डेल जे कितना हो गया 2, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये अपना था रोटेशनल स्पेक्ट्रम, उसका सिलेक्शन रूल। ठीक है, इस प्रकार से अपने का ये रोटेशनल वाला पार्ट खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में अपन वाइब्रेशन वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।